नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आज हम फिर हाजिर हैं 28 दिसंबर 2022 की शाम 5 बजे तक की उत्तर प्रदेश की टॉप 5 खबरों को लेकर। पहली खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की। मऊ जनपद में सोमवार की रात आग ने 5 जिंदगियों को ले लिया। मरने वालों में मां, उसकी 3 संतानें व उसकी बहन की एक बेटी थी। कोपागंज थाना क्षेत्र के शाहपुर में मंगलवार की रात लगभग 9:30 बजे लगी इस आग की घटना ने पूरे जनपदवासियों को मर्माहत कर दिया। आग लगने के वास्तविक कारण का पता तो अभी तक नहीं चल सका है, लेकिन प्रशासन की जांच में अब तक यह सामने आया है कि खाना बनाने के लिए बनाए गए चूल्हे की आग शांत न किए जाने के चलते उससे निकली चिंगारी मौत का सबब बन गई। घर को ही उसने कब्रिस्तान बना दिया। इस दुखद घटना को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को राहत व बचाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए। मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार, पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे व प्रशासनिक अमला रात में खबर मिलते ही मौके पर पहुंच गया था। डीएम ने प्रत्येक मरने वालों को 4 लाख के हिसाब से उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मौके पर ही घोषणा की। अगले दिन बुधवार की दोपहर जब 5 चिताएं एक साथ जलाई जा रही थी तो हर लोगों का कलेजा दहल जा रहा था। जिस परिवार में यह हृदय विदारक घटना हुई, उस परिवार के लोगों का रोते रोते बुरा हाल हो गया है। आग की भेंट चढ़ी गुड़िया राजभर की उम्र लगभग 32 साल की थी। मरने वाले 3 बच्चे गुड़िया के ही थे। इनमें एक 12 साल, एक 10 साल और एक 8 साल के थे। इसके अलावा गुड़िया की बहन की बेटी भी, या यूं कहें कि गुड़िया की बहन की बेटी को भी काल ही खींचकर यहां ले आया था। वह अभी चंद रोज पहले ही अपने ननिहाल में मौसी और मौसी के बच्चों से मिलने के जिद कर आई थी। गुड़िया का विवाह दोहरीघाट कस्बा निवासी रमाशंकर राजभर के साथ हुआ था। ससुराल में कुछ अनबन के चलते पिछले 5 वर्ष से गुड़िया अपने मायके कोपागंज थाना क्षेत्र के शाहपुर में ही रह रही थी। उसके बच्चे भी उसके साथ ही रह रहे थे। मंगलवार की रात अगलगी के चलते मौत के आगोश में चली गई गुड़िया व बच्चे जिस झोपड़ी में सोए थे उसी में भोजन पका था। भोजन पकने के बाद चूल्हे की राख को ठंडा करने की बजाय कड़ाके की ठंड में कमरा गर्म रहने के उद्देश्य से जल्दी आग को राख को ढककर छोड़ दिया गया था। गुड़िया और उसके बच्चे और उसके बहन की बेटी जब गहरी नींद के आगोश में चले गए थे तो रात करीब 9:30 बजे उस चूल्हे से निकली चिंगारी किसी प्रकार आग लगने का कारण बनी। और उसके बाद जब तक पूरे गांव के लोग कुछ समझ पाते, आग पर काबू पाया जाता, उससे पहले मड़ई के अंदर, झोपड़ी के अंदर सो रही 5 के प्राण पखेरु जा चुके थे। जलने से, बुरी तरह झुलसने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इस अगलगी की घटना में बकरी समेत कुछ जानवर भी झुलसकर दम तोड़ दिए। प्रशासन के आला अफसर रात में ही मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक 5 जिंदगियों को आग लील चुकी थी। ग्रामीणों की सूचना पर सदर एसडीएम हेमंत चौधरी, सीओ घोसी उमाशंकर उत्तम, कोपागंज थानाध्यक्ष अमित मिश्रा तत्काल मौके पर पहुंच गए थे। ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे राहत व आग बुझाने के प्रयास में प्रशासनिक व पुलिस के कर्मचारियों ने भी सहयोग किया। मीडिया कर्मियों को बताया कि आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक मरने वालों को 4 लाख मुआवजा के हिसाब से पीड़ित परिवार को मुआवजा की धनराशि जल्द ही सौंपी जाएगी। दूसरी खबर राजधानी लखनऊ की है।
महिला के थप्पड़ मारते ही गिरे दुकानदार की मौत हो गई। यह घटना वजीरगंज के बांसमंडी इलाके की है। सोमवार की शाम को जनरल स्टोर के मालिक शफीक रजा का पड़ोस की एक महिला से विवाद हो गया। इस दौरान महिला ने शफीक रजा को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद शफीक रजा गिर पड़े और अचेत हो गए। घर वाले शफीक को आनंद फानन में अस्पताल में ले गए और जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि शफीक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस मामले में शफीक की पत्नी ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वजीरगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि बांसमंडी नई बस्ती में शफीक रजा परिवार के साथ रहता था। उसकी जनरल स्टोर की दुकान भी है। सोमवार की रात करीब 8 बजे पड़ोस में रहने वाली शबनम नामक महिला वहां पहुंची। इसी दौरान रुपए के लेन देन को लेकर दोनों में बहस होने लगी। शबनम ने गुस्से में आकर शफीक को थप्पड़ जड़ दिया। लोगों ने बीच बचाव किया तो शबनम वहां से नाराज होकर पुलिस से शिकायत करने की बात कहते हुए चली गई। उधर थप्पड़ लगते ही अचानक गिरा शफीक बेहोश हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शफीक के बड़े भाई मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि शबनम से रुपयों के लेन देन का विवाद चल रहा था। शफीक की पत्नी कौसर जहां ने पुलिस को बताया कि पति को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था, उसका इलाज भी चल रहा था। फिलहाल कौसर जहां की तहरीर पर शबनम के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तीसरी घटना गोरखपुर में मुठभेड़ में फरार 50,000 के इनामी के गिरफ्तार होने की। गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल पुलिस पर जानलेवा हमला कर गो तस्कर फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके सिर पर 50,000 का इनाम रखा था। गिरफ्त में आए इस तस्कर का नाम तौसीफ आलम है। एसटीएफ की टीम ने उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया। उसके पास से तमंचा, 2 कारतूस, मोबाइल फोन और रुपए बरामद करने का दावा किया गया। एसटीएफ ने तरंग क्रॉसिंग के पास से तौसीफ को पकड़कर कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी तौसीफ कुशीनगर जिले के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के सेमरा हरदी गांव का निवासी है। एसटीएफ गोरखपुर के प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने मीडिया कर्मियों को बताया कि आरोपी तौसीफ गो तस्कर गिरोह का गुर्गा है। यूपी के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज आदि जगहों पर रात के समय पिकअप से चलते हैं। छुट्टा जानवरों को पिकअप पर लाद लेते हैं और बिहार में ले जाकर बेच देते हैं। पुलिस के रोकने पर ये लोग पथराव कर भाग जाते हैं। साथ ही पुलिस पर फायरिंग और गाड़ी से कुचलकर मारने का भी प्रयास किया जाता है। इस मामले में तौसीफ पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वह तभी से फरार चल रहा था। तौसीफ लगभग 6 माह से फरार चल रहा था। उस पर पुलिस अधिकारियों ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। मंगलवार की सुबह वह नेपाल भागने की फिराक में था। इसी दौरान एसटीएफ को मुखबिर ने सूचना दी और उसने कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर उसे तरंग क्रॉसिंग के पास से दबोच लिया। तौसीफ के खिलाफ गोरखपुर के कैंट, चिलुआ ताल व रामगढ़ ताल थाने में पहले से ही करीब 13 केस गो तस्करी, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया। चौथी खबर, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के भतीजे को जेल भेजने की है। जेल भेजा गया युवक दिनेश खटीक का भतीजा है या नहीं, यह तो दिनेश खटीक स्पष्ट करेंगे, लेकिन पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने के दौरान उसने खुद को अपने आप को उनका भतीजा बताया था। राज्य मंत्री दिनेश खटीक का भतीजा बताकर पुलिस वालों के साथ गुंडागर्दी करने वाले आरोपी का नाम ईसु खटीक है। उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने जांच भी शुरू कर दी है। वह अवैध खनन के काले धंधे, गोरख धंधे में संलिप्त बताया जाता है। पुलिस संग दुर्व्यवहार करने के मामले में एसएसआई सतीश कुमार ने
उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते एसएसपी ने मुकदमा दर्ज कराने वाले एसएसआई सतीश कुमार को मवाना से हटाकर एसएसआई टीपी नगर बना दिया। हालांकि बाद में एसपी ने स्पष्ट किया कि यह ट्रांसफर रूटीन का था और इससे इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने देहात में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अभियान भी चलाने की बात कही है। मवाना के सठला गांव में बीते रविवार को अवैध खनन करते पुलिस ने एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर टाली को पकड़ लिया था। पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए ईसु खटीक मवाना थाने पहुंच गया था। वहां उसने पहले इंस्पेक्टर मवाना अजय कुमार और फिर वरिष्ठ उप निरीक्षक सतीश कुमार से अभद्रता की। एसएसआई सतीश कुमार ने उसके खिलाफ मारपीट धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसी मुकदमे में गिरफ्तार कर ईसु खटीक को जेल भेज दिया गया था। पुलिस का कहना था कि ईसु खटीक खुद को राज्य मंत्री दिनेश खटीक का भतीजा बताकर रौब जमाता है। मामला मंत्री से जुड़ा होने के नाते इसकी चर्चा लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगी। एसपी देहात केशव कुमार का कहना है कि पुलिस ने जो वाहन अवैध खनन में पकड़े हैं उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाहन स्वामी कौन है इसका पता विवेचना में लगाया जाएगा और इसके बाद उसका नाम प्रकाश में लाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ईसु खटीक की भी अवैध खनन में संलिप्तता का पुलिस पता लगा रही है। इंस्पेक्टर मवाना अजय कुमार की माने तो जांच में सामने आया है कि सठला गांव में ईदगाह तालाब के पास कुछ ट्रैक्टर टालियों से व्यावसायिक उद्देश्य से मिट्टी से भराव किया जा रहा था। यह लाला अमीर निवासी सठला के खेत से ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी भरकर तालाब का पठान कब्रिस्तान की भूमि बढ़ाने हेतु ऐसा किया जा रहा था। यह खबर मिलते ही जब पुलिस टीम वहां पहुंचती है तो पुलिस टीम को देखते ही ट्रैक्टर चालक मौके पर ही ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। दूसरी ओर बाग में चल रही जेसीबी भी छोड़कर उसका चालक फरार हो गया। दोनों वाहनों को सीज कर पुलिस थाने ले आई। बता दें कि मवाना, परीक्षितगढ़, भावनपुर, किठौर, गंगानगर, इंचौली, फलावदा सहित कई थाना क्षेत्रों में अवैध खनन का धंधा जोरों पर चल रहा है। इस पर कार्रवाई न होने के चलते पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लग रहे थे। इसको लेकर मंत्री दिनेश खटीक ने मवाना पुलिस पर भी आरोप लगाया था। पुलिस और प्रशासन, राज्य मंत्री ने कहा था कि पुलिस और प्रशासन फर्जी परमिशन देकर अवैध खनन करा रहे हैं। उधर पुलिस से जुड़े सूत्रों की माने तो ईसु खटीक का मवाना में अवैध खनन का बहुत बड़ा नेटवर्क है। वह खनन करने वालों से वसूली भी करता है। उसका मंत्री से क्या कनेक्शन है इसकी गोपनीय जांच में खुफिया विभाग जुट गया है। ईसु खटीक का सिक्का किसके इशारे पर मवाना में चल रहा है यह अभी जांच का विषय है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मंत्री का नाम लेने को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उप जिलाधिकारी अखिलेश यादव से मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उनका यह कहना था कि सूचना मिली थी कि खनन हो रहा है, जिस पर पुलिस गई तो लोग वहां पर वाहन छोड़कर फरार हो गए। उन वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और इसके बाद आरोपी ईसु खटीक ने आकर थाने में पुलिस के साथ अभद्रता की, जिस पर मुकदमा लिखा गया और उसे जेल भेज दिया गया। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने इस बारे में मीडिया को बताया कि अवैध खनन की सिफारिश करने वालों के पक्ष में थाने में आकर ईसु खटीक ने पुलिस वालों से अभद्रता की थी। इसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। अवैध खनन का मुकदमा एसडीएम की रिपोर्ट के बाद लिखा गया है। एसएसआई सतीश कुमार के तबादले के बाबत उन्होंने कहा कि यह रूटीन के तहत ट्रांसफर किया गया है। इस विवाद से ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं है। पांचवी खबर, कानपुर में बर्खास्त सिपाही द्वारा पूंजीपतियों को हनी ट्रैप का शिकार बनाने की।
कानपुर में खाकीधारी द्वारा हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करने का मामला सामने आया है। वह इसमें 4 युवतियों की मदद लेता था। एडीजी जोन की जांच में मामले से जुड़े कई खुलासे हुए हैं। हनी ट्रैप के मामले में बर्खास्त सिपाही रविंद्र राजपूत 4 युवतियों की मदद से सरकारी कर्मचारियों और पूंजीपतियों को अपने जाल में फंसाकर अपने काले कारनामे को, घिनौने कारनामे को, आपराधिक कारनामे को अंजाम देता था। एक बार अपने जाल में फंसाने के बाद वह सिपाही उन लोगों जाल में फंसने वालों से लाखों की रकम की वसूली करता था। इसका भी खुलासा एडीजी जोन की जांच में हुआ है। बर्खास्त सिपाही के गिरोह में शामिल एक युवती का कार्बाइन के साथ फोटो और ऑडियो भी वायरल हुआ है। केशवपुरम के आवास विकास निवासी हरीशचंद पांडे बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार करते हैं। घटना के खुलासे की जड़ में हरीशचंद पांडे हैं। वह खुद भुक्तभोगी भी हैं। हरीशचंद पांडे ने मीडिया कर्मियों को बताया कि महोबा के श्यावन निवासी एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। इस मामले में वो जेल चले गए थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने जब इस मामले में खोजबीन व अपने स्तर से पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि वह युवती हनी ट्रैप गिरोह की सदस्य है। यह गिरोह सरकारी कर्मचारियों और कारोबारियों को झांसे में लेकर छेड़खानी और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए ब्लैकमेल करता है। इसका सरगना यूपी पुलिस में तैनात सिपाही रविंद्र सिंह राजपूत है। उस गिरोह में 3 अन्य युवतियों के अलावा इंद्रपाल और पुष्पेंद्र राजावत के भी शामिल होने की बात सामने आई। इसके बाद हरीशचंद पांडे ने इस मामले की शिकायत एडीजी जोन भानु भास्कर से की। एडीजी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू करा दी थी। जांच में सिपाही रविंद्र की भूमिका मिलने पर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। सिपाही रविंद्र ने ललितपुर में तैनाती के दौरान भी युवतियों की मदद से कई कर्मचारियों और कारोबारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए वसूल कर चुका है। इसी मामले में ललितपुर के तत्कालीन एसपी निखिल पाठक ने उसे बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त सिपाही रविंद्र कुमार व उसके साथियों के खिलाफ कल्याणपुर थाने में भी रंगदारी मांगने की धारा में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। एडीजी की जांच में पता चला है कि बर्खास्त सिपाही के खिलाफ ऐसे 9 मामले प्रकाश में आए हैं। छतरपुर में इसी प्रकरण में वह जेल भी जा चुका है। सिपाही रविंद्र के गिरोह की एक युवती की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें युवती स्वीकार कर रही है कि वह रविंद्र के कहने पर पैसे वालों को हनी ट्रैप का शिकार बनाती थी और उसके बाद उन्हें अपने जाल में फंसाकर रुपयों की वसूली करती थी। न मानने पर छेड़खानी और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी देती थी। उसने उस ऑडियो में यह भी कहा है कि इस गिरोह में कई लड़कियां हैं, लेकिन वह उन लड़कियों से कभी नहीं मिली है। आज की खबर में बस इतना ही। हम ताजा तरीन खबरों को लेकर निरंतर आपके बीच बने हुए हैं। आपने भी अगर अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुलंद आवाज के साथ ताजा अपडेट पाने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।